हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखने के बारे में पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें अलग-अलग मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत और परिभाषाएं पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत कैसे दिए गए हैं। तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। यह पहले सीखी गई क्रिया या अनुभव का परिणाम है। सीखने के नियम तथा सिद्धांतों की रचना विद्वानों ने की है। हम यहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं। नियम प्रकृति के अटल विधान है। पशु पक्षी पौधे पुरुष सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। कुछ लेखकों ने इन नियमों को सिद्धांतों की संज्ञा दी है। जब हम कुछ सीखते हैं तब इनमें से कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से अनुसरण करते हैं। इनके महत्व का उल्लेख करते हुए रायवर्न ने लिखा है कि यदि शिक्षण विधियां में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। हम जानते हैं कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस, अनुभूति यानी एक्सपीरियंस के फलस्वरूप बालक अधिगम क्रिया को संपन्न कर पाता है। इस अधिगम का उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में सहायता देना है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अधिगम के इन सिद्धांतों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो सिद्धांत है उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। अधिगम का सहचर सिद्धांत, इस सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिक का मत है कि उत्तेजक तथा उसके प्रभाव से उत्पन्न अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसका आधार पुनर्बलन होता है। जैसे आपका पुनर्बलन क्या है? केबीएस एनबीएस की जॉब, जब आप सीटीटी का पेपर क्वालिफाई करेंगे तब केबीएस और एनबीएस का पेपर आप दे पाएंगे। तो आपके लिए इसका क्या है? यह आपकी पुनर्बलन है। इसे उत्तेजना या अनुक्रिया के माध्यम से स्थायी बंधन बनता है। स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम में यही बंधन व्यवहार परिवर्तन और नवीन व्यवहार सीखने में सहायक होता है। इस प्रकार उत्तेजक या अनुक्रिया के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नए व्यवहार सीखता है। इस सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों द्वारा उन कारकों की खोज निकाला है जिसके कारण सीखने की प्रक्रिया पूरी होती है। देखो इसका सूत्र क्या है? एस क्या? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके बारे में और पढ़ेंगे हम, देखते जाइए। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य केवल यंत्रवत संबंध स्थापित नहीं होते बल्कि इन दोनों के मध्य व्यक्ति की व्यक्तिगतता, उसकी इच्छाएं, भावनाएं, क्षमता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, पूर्व अनुभव, प्रशिक्षण आदि अनेक तत्व हैं जो सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि एक ही उत्तेजक की स्थिति पर विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। इस सिद्धांत को निम्न सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। ओ क्या? स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस क्या? स्टैंडर्ड ऑफ स्टिमुलस। और देखिए आर क्या? स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी आप अनुक्रिया करेंगे तो क्या? ओ बराबर एस गुणित आर, ये सूत्र है। यानी जब आपको स्टिमुलस मिलेगा और रिस्पॉन्स करेंगे तब आपका क्या होगा? काम होगा। देखिए और देखिए, इस सिद्धांत के प्रवर्तकों का मत है कि उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य व्यक्ति का मस्तिष्क नियंत्रण का कार्य करता है। वह विभिन्न क्रियाओं तथा व्यवहारों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है तथा उनमें परिवर्तन लाता है। इस सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक सीखने वाले को एक गत्यात्मक यानी क्रिया करने पर मजबूर करते हैं। गत्यात्मक शक्ति के रूप में मानते हैं जो वातावरण से क्रिया प्रतिक्रिया करके सीखता है। अब देखिए अधिगम के सहचर सिद्धांत, पहला थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत,
हल का क्या है? प्रबलन सिद्धांत। और गुथरी का क्या है? समीपप्य संबंध सिद्धांत, यानी साइन लर्निंग थ्योरी। अब थॉर्नडाइक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या दिया देखते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, यथा, यानी उदाहरण क्या है? थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी इसके अलग अलग नाम है। सीखने का संबंध और सिद्धांत, प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत। अब देखिए, सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत का अर्थ, जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। ठीक है। अब देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत की व्याख्या कैसे की गई। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करना, यानी आप जब सीखते हैं तब किसी वस्तु से क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक की धारणा है कि सीखने की प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम में स्थापित होता है। इस संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त है। यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है। और देखिए, इस पर प्रकाश डालते हुए विगी और हंट ने लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। यानी आपका शरीर और दिमाग एक साथ काम करते हैं तब आप क्या करते हैं? किसी चीज को पा लेते हैं, उसके बारे में सीखना शुरू करते हैं। अब देखिए, संयोजनवाद। इस सिद्धांत का प्रवर्तक थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। संयोजनवाद की परिभाषा L.N. ने निम्न प्रकार से दी है। संयोजनवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को परिस्थितियों और अनुक्रियाओं के बीच मूल और अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। अब तीसरा देखिए, थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किए। उसने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली के भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया। फलस्वरूप वह दब गया और दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजड़े का दरवाजा खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध एसआर बॉन्ड स्थापित हो गया। और फिर थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत में सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि को विशेष महत्व दिया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। वुडवर्थ ने लिखा है कि प्रयास और त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांश गलत होते हैं। यानी जब आप कोई चीज सीखते हैं तो आप बार बार प्रयास करते और उन प्रयासों में क्या होती है? आपसे गलती होती है। उन गलतियों को देखते हैं और उन गलतियों को आप क्या करते हैं? ठीक करते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का प्रयोग। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके यह प्रयोग किया।
भूखी बिल्ली पिंजड़े के बाहर रखी मछली का टुकड़ा प्राप्त करने हेतु पिंजड़े से बाहर अनेक आने के अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास करती है। यही अंततः वह पिंजड़ा खोलना सीख गई। बिल्ली के समान बालक भी चलना, जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि क्रियाओं से सीखते हैं। वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टेनिस, क्रिकेट आदि खेलना, टाई की गांठ बांधना इसी सिद्धांत के अनुसार करते हैं। अब थॉर्नडाइक के अधिगम यानी सीखने के नियम है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के क्या नियम दिए, सीखने के क्या नियम दिए? थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग यानी सीखने के नियम क्या दिए? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। मुख्य नियम, जिसमें तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। तो उन्होंने एक मुख्य नियम दिया और एक क्या दिया? गौण नियम दिया। अब गौण नियम में क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा क्या? मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा क्या है? आंशिक क्रिया का नियम, चौथा क्या? सदृश अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी। ठीक है। अब देखिए मुख्य नियम पढ़ेंगे हम। मुख्य नियम में क्या? तत्परता का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देती है तथा कार्य नहीं करता तो तनाव भी उत्पन्न करती है। यानी जब कोई बच्चा बार बार पढ़ाई करता है तो उसे आनंद आता है, लेकिन जब वह पढ़ाई नहीं करता तो उसे क्या आता है? तनाव आता है। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने में मजा आता है तो तनाव नहीं आएगा, लेकिन वह क्रिकेट नहीं खेलता तो क्या आएगा? उसमें तनाव आएगा। जब वह सीखने को तैयार नहीं होता है तो उसे अधिगम हेतु बाध्य किया जाता है। वह झुंझलाहट अनुभव करता है। रुचिकर कार्य करने में प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है और अरुचिकर कार्य सीखने में वह असंतोष का अनुभव करता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम के अंतर्गत निम्न बातों की व्याख्या की है। देखो, व्यवहार करने वाली संवाहक इकाइयां तत्पर होती है जो व्यवहार करने से संतोष की अनुभूति होती है। दूसरा क्या है? व्यवहार करने वाली इकाई जब कार्य करने को तत्पर नहीं होती है तो उस समय करना मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जिससे कष्ट की अनुभूति होती है। तीसरी बात क्या बोली उनने? जब बात व्यवहार करने वाली इकाई को प्राणी को बलपूर्वक कार्य करवाने का प्रयास किया जाता है तब भी उसे असंतोष, कष्ट या तनाव की अनुभूति होती है। जैसे किसी बच्चे को आप मजबूरन पढ़ाई करने के लिए आप उन्हें क्या करते हैं? पढ़ाई करवाते हैं मजबूरन या जबरदस्ती, तो उसमें तनाव आएगा। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती क्रिकेट खिलाएंगे, फुटबॉल खिलाएंगे तो उसे क्या आएगा? तनाव आएगा। देखिए, और तत्परता का नियम और कक्षा शिक्षण में इसमें क्या योगदान है? नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी दृष्टि में रखना चाहिए। छात्र ज्ञान को ग्रहण करने हेतु जब तक मानसिक रूप से तैयार न हो जाए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कार्य कराने से छात्रों की शक्ति का दुरुपयोग होता है तथा उनकी भावनाओं का दमन होता है, क्योंकि इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम कहा जाता है। तीसरा क्या है? कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्रों की रुचियों, अभिक्षमताओं तथा योग्यता आदि का परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे छात्रों के सीखने का ढंग ज्ञात हो जाए, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं आपको यह पता चले। चौथा क्या है? छात्रों में मानसिक तत्परता, सीखने की रुचि नवीन शिक्षण विधियों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। नवीन शिक्षण विधियों द्वारा आप क्या कर सकते हैं? उन्हें मानसिक तत्परता उत्पन्न कर सकते हैं। बालकों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, यानी बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न करनी चाहिए कि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका यह होगा। अब दूसरा नियम क्या है? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। हिलगार्ड और बोअर ने इस नियम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, उपयोग तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या पाठ वस्तु विस्मृत हो जाती है। यदि आप उनके अंदर क्या नहीं करेंगे?
अनुक्रिया और उद्दीपक के संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो आप जो भी पढ़ाएंगे सिखाएंगे वह क्या करेंगे, भूल जाएंगे। बार बार अभ्यास से मांसपेशियां, मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी उनको एक्सपीरियंस आ जाता है और प्राणी उस क्रिया की पुनरावृत्ति यंत्रवत करने लगता है। जैसे यदि आप बार बार क्रिकेट 1 साल तक 2 साल तक खेलेंगे तो आप क्रिकेट आसानी से खेलने लगेंगे। यदि आप आसानी से 1-2 साल तक गणित करते हैं तो आपसे गणित अच्छे से बनने लगेगी, क्योंकि किसी क्रिया को बार बार करने से व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ होती चली जाती है। इसी संदर्भ में कवि रहीमदास जी ने क्या कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाट थे सिल पर पड़त निशान। यानी जब आप किसी पत्थर पे बार बार रस्सी को रगड़ते हैं तो उस पे भी रस्सी का निशान आ जाता है। इसी प्रकार जब आप बार बार मेहनत करेंगे तो आपका केवीएस, एनवीएस, सीटीईटी हर एग्जाम निकल जाएगा, यूपी, टीईटी, रीट सब एग्जाम निकल जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार कठोर कुएं की जगत पर बार बार आने जाने से कमजोर रस्सी भी उस पर निशान रूपी गड्ढा कर देती है, ठीक उसी प्रकार किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से हमारी बुद्धि में परिपक्वता, दृढ़ता आती है तथा हम उस कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अब देखिए, अभ्यास का नियम 2 भागों में विभक्त है। पहला उपयोग का नियम और दूसरा अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। यह नियम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। अब क्या है, अनुप्रयोग का नियम क्या कहता है, जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। इसी ही अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। यानी आप बार बार करेंगे तो अभ्यास का नियम होगा और जब आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो अनुप्रयोग का नियम होगा। अभ्यास का नियम और कक्षा शिक्षण में इसका क्या योगदान है, देखिए। इस नियम के अनुसार बालकों को सिखाई जाने वाली क्रिया को दृढ़ करने के लिए उन्हें पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौखिक अभ्यास कराया जाए। कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु का पाठों का शिक्षक द्वारा समय समय पर पुनर्निरीक्षण अवश्य होते रहना चाहिए। इससे बालकों का मस्तिष्क ज्ञान के प्रति सचेष्ट बनता है, यानी अच्छा बनता है, तथा पाठ सामग्री को दोहराने का भी अवसर मिलता है। ठीक है। अब चौथा क्या है, कक्ष में छात्रों को समय अनुकूल वाद विवाद कराया जाए, जिससे बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है तथा तार्किक माध्यम से विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीखने के अवसर मिलते हैं। अब क्या है, प्रभाविता तथा प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे बार बार करता है, जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता। संतोषप्रद परिणाम व्यक्ति के लिए शक्तिवर्धक होते हैं और कष्टदायक व असंतोषप्रद परिणाम या स्थिति प्रतिक्रिया के बंधन को निर्बल बना देते हैं तथा व्यक्ति अपनी शक्ति को क्षीण होता भी महसूस करता है। और देखिए, हिलगार्ड और बायर ने इस नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध उसके प्रभाव के आधार पर मजबूत या कमजोर होता है। यह संबंध ऐसा होता है कि उससे जब व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव होता है तो इसमें संबंध की शक्ति बढ़ जाती है। तब संबंध ऐसा होता है उससे व्यक्ति में असंतोषजनक प्रभाव होता है, उसकी शक्ति स्वतः कम होती जाती है। हिलगार्ड व बायर के विचारों से स्पष्ट है कि उद्दीपक स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध यानी कनेक्शन स्थापित होता है। देखिए, उद्दीपक क्या होता है, स्टिमुलस होता है, अनुक्रिया क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। उस अनुक्रिया के संतोषजनक प्रभाव पर निर्भर करता है, सेटिस्फाइंग इफेक्ट पर निर्भर करता है। देखिए, प्रभाव का नियम और कक्षा शिक्षण का इसमें क्या योगदान है, प्रभाव के नियम का कक्षा में। तो देखिए, छात्रों के सीखने के लिए प्रोत्साहित तथा अभिप्रेरित किया जाए, क्रिया की समाप्ति पर पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जाए,
इससे अधिगम का प्रभाव स्थायी हो जाते हैं। दूसरा क्या है, विद्यालय में शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिगम क्रियाएं कराएं। इससे छात्रों को नवीन विषय वस्तु को सीखने में सफलता मिलती है, क्योंकि अधिगम क्रिया छात्रों के मानसिक स्तर, रुचि तथा क्षमता के अनुकूल होती है। तीसरा क्या है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण में नवीन क्रियाओं को सिखाते समय शिक्षण विधियों में भी विविधता लानी चाहिए। उसके उपयोग में ली गई शिक्षण विधियां भी नवीन तथा रोचक हो, यानी जब आप शिक्षण विधियों का बालकों पर प्रयोग करें तो नवीन होनी चाहिए तथा आप उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। चौथा क्या है, शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिससे छात्रों को संतोषप्रद अनुभव प्राप्त हो सके। छात्रों को ज्यादा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों में अध्यापक के प्रति ग्रंथियां एवं नकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित हो जाता है, जिससे उसका सीखना भी कठिन हो जाता है। देखिए, हमेशा छात्रों को मोटिवेट करिए, छात्रों से अच्छी बात करिए, छात्रों को कभी नेगेटिव नहीं बोलिए। आपने देखा कि कुछ टीचर स्कूल में बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें छात्र प्यार करते हैं, और बहुत सारे टीचरों से छात्र नफरत भी करते हैं। ये क्यों होता है, इसका कारण आपको पता चल चुका होगा। अब गौण नियम देखिए, यानी सेकेंडरी लॉ, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और इन अनुक्रियाओं को के करने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्याओं का समाधान नहीं कर लेता। इस प्रकार अपनी सुलझने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। यदि वह समस्या को सुलझा लेगा तो उसे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, और नहीं सुलझाएगा तो उसको अनसेटिस्फैक्शन होगा, यानी असंतोष होगा। मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड तथा मनोवृत्ति डिस्पोजिशन द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति की किसी कार्य को सीखने में रुचि व तत्परता है तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है, किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह उस क्रिया को या तो सीख नहीं पाएगा या फिर उसे कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों तथा अंशों के प्रति ही होती। अतः इस नियम के अनुसार किसी कार्य को अंशतः विभाजित करके किया जाता है तो वह शीघ्रता से सीखा जा सकता है। अब चौथा नियम क्या है, सदृश अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी। इस नियम का आधार पूर्व अनुभव है। प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके प्रति वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति या समस्या के साथ भी की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान पुराने अनुभव से आत्मसात व समानता करने पर सीखने में सरलता और शीघ्रता होती है। अब चौथा नियम, पांचवा नियम देखिए, सचरात्मक स्थानांतरण का नियम। क्या है यह नियम, अब ये देखते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से संबंधित या किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया कंडीशनड रिस्पॉन्स को ही सहचर परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया था। अब सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई थॉर्नडाइक के, देखिए इस सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख बिंदु थॉर्नडाइक ने अपने सभी प्रयोगों में पशुओं पर ही किए, अतः यह सिद्धांत सरल तथा निम्न स्तर के पशुओं के सीखने को अधिक स्पष्ट करता है, यानी इनने किन पे इंसानों पर प्रयोग नहीं किए, ज्यादातर प्रयोग अपने जानवरों पे किए। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रगति धीरे धीरे होती है
तथा सफलता प्राप्त होती वह बहुत बार अकस्मात ही होती है, यानी आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि ऐसा कार्य करना है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसमें शक्ति व समय नष्ट होता है। यह सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को यंत्रवत मानता है तथा मानव को भी यंत्रवत माना जाता है, जबकि मानव यंत्रवत तरीके से नहीं सीखता है। पांचवा क्या, इस सिद्धांत में अधिगम की क्रिया में विभिन्न परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित होता है, अतः अधिगम ही संयोजन है, क्योंकि यह अधिगम की क्रिया का आधार स्नायु तथा दूसरे स्नायु से संबंध हो जाना, यानी एक का मतलब जब दिमाग में जब सोच चलती है तो एक सोच दूसरी सोच से मिल जाती है, इसमें यह बात कही गई। स्नायु क्या है? आपका दिमाग। छठवा क्या है, इस सिद्धांत में अभ्यास के नियम के आधार पर रटने पर बल दिया गया है। सातवां क्या, थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में दंड व पुरस्कार दोनों पर बल दिया, जब विशेषकर पुरस्कार व सीखने में दंड का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। बिल्कुल सही, जब आप पुरस्कार देते हैं तो पॉजिटिव आपको चीजें मिलती हैं, और जब आप उनको दंड देते हैं तो आपको नकारात्मकता देखने भी मिलती है। अब आठवां देखिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने तीनों नियमों की कड़ी आलोचना करते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद कहा जाता है, अर्थात वह सीखने की क्रिया में उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध देखता है। थॉर्नडाइक यही दिखाने का प्रयत्न करता है कि यह संबंध कैसे स्थापित होता है। उसके अनुसार सीखना कुछ ही स्वतंत्र इकाइयों का संगठन है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार ऐसे संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संगठन तो प्रत्यक्षीकरण में निहित होते हैं। देखिए, कई बार हम अप्रत्यक्ष तरीके से भी सीखते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से भी सीखते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है, देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया में, देखिए, अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जो प्राणी जितना जल्दी यह संबंध स्थापित कर लेता है वह उतनी ही जल्दी सीख पाता है। यानी आप एस और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जल्दी करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों तथा उपनियमों का कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए छात्रों को तत्पर करना, प्रोत्साहन देना तथा पुरस्कार द्वारा उन्हें अधिकाधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रत्येक छात्र को सीखने पर संतोष का अनुभव कराना प्रभाव के नियम पर आधारित है। तीसरा क्या है, यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिससे सीखा गया ज्ञान कार्य स्थायी होता है। यदि कोई बालक अपने किसी कार्य में असफल हो जाता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह तब तक विद्यार्थी को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे जब तक कि वह सफलता प्राप्त न कर ले। इसकी मान्यता थी कि शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास कार्य पर अधिक बल देना चाहिए, यानी जब आप बच्चों को सिखाएं तो ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, रोचक तरीके से सिखाएं। चौथा क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक अधिगम लक्ष्य को मालूम होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का सही तरीका उसे मालूम नहीं होता। जैसे आपको केबीएस का एग्जाम चाहिए, यानी केबीएस जॉब चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि वहां तक कैसा पहुंचा जाए, कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके को अपनाया जाए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, प्री की तैयारी कैसे की जाए, मेंस की तैयारी कैसे की जाए, ये सब बातें होती हैं। विभिन्न प्रयासों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है, जो बालक को भावी जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करता है। अब देखिए पांचवा क्या है, मनुष्यगामक कौशलता यानी मोटर स्किल्स का विकास इसी सिद्धांत के आधार पर करता है। यह सिद्धांत कौशल विकास में बहुत उपयोगी है। बालक कला, रेखाचित्र, संगीत, नृत्य, तैरना, घुड़सवारी आदि सीख सकता है, यह सीखे जाते हैं। छठवा क्या है, यह सिद्धांत प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने पर बल देता है। गणित, विज्ञान, भाषा आदि अनेक विषयों में प्रयत्न तथा भूल द्वारा छात्र सही प्रयत्नों से सीखता है।
अतः अध्यापक को सही उत्तरों के बार-बार दोहराना चाहिए, यानी अध्यापक ऐसा करे कि जो सही उत्तर है, सही जानकारी है, वह बच्चों को बार-बार बताए। 7वां क्या है, यह सिद्धांत करके सीखने लर्निंग फॉर डूइंग पर अधिक बल देता है कि करके सीखिए, है ना, करते चलिए और सीखते जाइए। 8वां क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार छात्र की मनोवृत्ति का अधिगम से गहरा संबंध है। इस दृष्टि से छात्रों को कुछ भी सीखने से पूर्व कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना नितांत आवश्यक है, यानी आप उनको पॉजिटिव चीजें सिखाइए। 9वां क्या है, बालक समस्याओं का समाधान सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। समस्या समाधान में बालक प्रश्न व भूल विधि का सहारा लेते हैं। समस्या समाधान में बालक सफल प्रश्नों की आवृत्ति करता है, असफल प्रश्नों को या तो छोड़ देता है अथवा उनमें सुधार कर लेता है। 10वां क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उन्होंने सीखने के लिए पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को आवश्यक माना है, क्योंकि सीखी गई अनुक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है। तो पुनर्बलन क्या होगा, जैसे आपको केबीएस की जॉब पानी, आप केबीएस की जॉब कैसे पाएंगे, सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करके करेंगे, और सीटीईटी एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो पढ़कर आप क्वालिफाई करेंगे। ये सब क्या कहलाते हैं, पुनर्बलन कहलाते हैं, और आपका लक्ष्य क्या है, केबीएस की जॉब पाना। तो अगली बार हम सेकंड वीडियो में पावलोव का अनुकृत अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो मैंने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया कि खराब पढ़ाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कई बार जल्दी पढ़ा देता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चूँकि मैं अपने में सुधार कर रहा हूँ, तो आपकी बिना हेल्प के मैं सुधार नहीं कर पाऊँगा। यदि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि मैं कैसे अपने पढ़ाने में सुधार करूँ। नमस्ते दोस्तों।